यस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू जीसीएफएफ। कैपिटल गेन अब शुरू करेंगे। बाकी आपका जो लॉन्ग चैप्टर्स है मोरलेस हो गया, आपका सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, बिजनेस प्रोफेशन कंप्लीट कर लिए। तो कैपिटल गेन है, इस चैप्टर को आप कंप्लीट करते हैं। फिर क्या, बस डिडक्शंस और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, और आप इधर से करोगे वो आपका यस रेसिडेंशियल स्टेटस। ऐसा स्टेटस तो हम कराए थे ऑफलाइन में ही, आप लोग को पहले एकदम शुरू में करा दिए थे जिस दिन रिवीजन सीट दिए थे सबको। फिर भी वो करेंगे एक बार, इसमें भी करेंगे। यार आज तो कैपिटल गेन कर लेते। कैपिटल गेन में थोड़ा बहुत चेंजेस है, चेंजेस मतलब हम डिस्कस नहीं किए थे, वो हम लोग आज करेंगे। यस, एक क्वेश्चन इसमें, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 मिस्टर रमेश सेल्स द फॉलोइंग कैपिटल एसेट्स। तीन एसेट्स है, एक तो लैंड, सेकंड गोल्ड, थर्ड डिबेंचर्स। ठीक है। और सेल प्रोसीड्स जब बेचे, ऑब्वियसली करंट प्रीवियस ईयर में बेचे माना जाएगा। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसको जब एक्वायर किए थे उस टाइम क्या कॉस्ट था, और कब एक्वायर किए थे, ईयर दे दिया 90 फर्स्ट जो जमीन खरीदे थे 1997 से, 7 में मतलब 2001 से पहले, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में तो इंडेक्सेशन आएगा ना, तो इसमें 2001 आफ्टर, 2001 से बिफोर, पहले इसमें जो रूल्स था वो फॉलो करते वो करेंगे। और मार्केट वैल्यू सबका 2001 में क्या था दे दिया, लेकिन सबका 2001 में दे दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। अगर आप 2001 से पहले बाय किए तभी मार्केट वैल्यू 2001 देखा जाता है ना। अगर मार्केट आप 2001 के बाद बाय किए तो 2001 में क्या मार्केट वैल्यू था उससे आपको मतलब नहीं है। तो देखो, गोल्ड खरीदे थे 2009-10 में, तो वन का मार्केट वैल्यू इरेलीवेंट इस क्वेश्चन के लिए। आप जब खरीदे उस टाइम क्या प्राइस था, 240 में तो बाय किए थे ना, बस वो मैटर करेगा। लेकिन अगर 2001 से पहले 97 था लैंड, तो उसमें 2001 का मार्केट वैल्यू देखा जाएगा। ठीक है ना। यस, हम लोग तो सीखे थे पहले। डिबेंचर, इसको भी 12-13 में बाय किए थे, तो ऑब्वियसली 2001 में क्या वैल्यू था दिखना ही नहीं है, 75 में बाय किए थे और बेचे। ठीक है। अब लॉन्ग टर्म तो इंडेक्सेशन आएगा, तो CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दे क्वेश्चन में दे देगा। हो सकता है इस क्वेश्चन में कुछ जगह नहीं दिए, लेकिन एग्जाम में तो श्योर आपको इंडेक्स दे देगा। ठीक है। तो इसमें 3 ईयर का इंडेक्स दे दिया, 4 साल का इंडेक्स दिया, लेकिन जो रिलेवेंट आपके लिए वो आप अप्लाई करोगे। एक तो 9-10 का 148 दिया है, फिर 12-13 का 200 है, 22-23 का 331 है, 23-24 का 348। और एक चीज न्यू ऐड की है, पहले नहीं होता था, अब न्यू ऐड की है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। जनरली जिसपे हम लोग को दलील करना होता है, मतलब दस्तावेज होता है ना, जब खरीदते हैं तो अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन कराते हैं, स्टाम्प पेपर में करते हैं, स्टाम्प पेपर जो दलील है ना, स्टाम्प पेपर। तो स्टाम्प पेपर के हिसाब से वैल्यूएशन होता है, उन लोगों ने स्टाम्प पेपर में जब ये करते हैं ना, उसमें वैल्यूएशन करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जिस दिन बेचे उस टाइम जो सेल होगा ना, तो जो बाई किए उनके नाम पे ट्रांसफर होगा, तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू भी उसमें देखा जाएगा। और मैंने जो प्राइस में बेचे उसको सेल प्राइस, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक टर्म यूज करते हैं इन लोगों ने न्यू फॉर्म में, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब बेच के फुल कंसिडरेशन क्या मिलना चाहिए, वो इसमें कैलकुलेशन सीखेंगे हम लोग, वो सीखेंगे। जहां स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू आप एट द रेट ऑफ सेल दे रहे हैं ना एसेट्स का, जनरली जमीन पे होगा और बिल्डिंग पे होगा। ये सब जब बाय करते तो जमीन क्या करते, स्टाम्प पेपर में हम लोग ये करते ना, रजिस्ट्रेशन करा लेते, तो उसमें उसके हिसाब से जो वैल्यूएशन है वो देखा जाएगा। इसमें उसमें क्या देखना होगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अगर इस तरह दो एसेट्स बोले ना, एक तो जमीन हो गया और क्या हो गया आपका, बोलो बोलो, जमीन हो गया लैंड, और क्या हो गया रेसिडेंशियल हाउस, मतलब हाउस हो गया। ठीक है। ये छोड़ के बाकी में देखना नहीं है, वो सेल प्राइस ही देखोगे। राइट। यस। तो इनका बिजनेस इनकम भी दे दिया इतना था, तो डिटरमाइन हिज नेट इनकम, मतलब सिर्फ कैपिटल गेन नहीं, नेट इनकम पूछ रहे हैं, मतलब टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम। तो इसमें कैपिटल गेन भी आएगा, बिजनेस प्रोफेशन भी आएगा, जोड़ लोगे टोटल इनकम, नेट इनकम, फिर डिडक्शन लिखोगे, कुछ डिडक्शन नहीं मिल रहे, ATC से ATU लिख लोगे, और लिख के नील करोगे तो नेट इनकम आ जाएगा। राइट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, सॉल्व करते इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन 1।
चैप्टर कैपिटल गेन। फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटेशन। हम लोग कैपिटल गेन इसमें इसमें टोटल इनकम बोला, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम कुछ भी लिखो, इसका फाइंड कर रहे हैं। इसमें है मिस्टर रमेश ऑफ मिस्टर रमेश फॉर द असेसमेंट ईयर, ये ईयर लिख रहे हैं शॉर्ट में 2024-25 relating to previous year 23-24। इसमें 3 डिफरेंट एसेट्स है, एक लैंड है, एक गोल्ड है और एक डिबेंचर है। ठीक है, हम लोग फर्स्ट 2 कॉलम डिटेल्स करेंगे और थर्ड कॉलम में नेट आ जाएगा, एक एक एसेट्स का करते जाएंगे। पर्टिकुलर्स, अमाउंट 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 और ऑब्वियसली रुपीस, ये लिख लेना। अब बोलो फर्स्ट क्या था, लैंड। अब इसमें हम लोग जब कैपिटल गेन देखते हैं ना, उसमें 2 तरह का होता है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। मैंने क्या रूल्स बोले थे, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो, और अगर इमूवेबल जमीन, रेसिडेंशियल हाउस, इस सब में क्या होता है, अगर 2 साल मतलब 24 मंथ्स होल्ड किए इसके बाद बेचे तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, और वही 24 मंथ्स विद इन बेच दिए तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। और लिस्टेड सिक्योरिटी शेयर है, 12 मंथ्स अबव हो जाएगा तो लॉन्ग टर्म, 12 मंथ्स बिलो होगा तो शॉर्ट टर्म। ठीक है ना। और लिस्टेड जितना सिक्योरिटीज है, और लेकिन अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है तो ये मैंने नहीं प्रॉब्लम डिस्कस किए थे, अनलिस्टेड है मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उनका तो शेयर तो मार्केट में लिस्टेड नहीं है, उसमें भी तो बाई सेल होता है, ओनरशिप चेंज होता है। तो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है तो इस केस में क्या होगा, 24 मंथ्स। ठीक है, 24 मंथ्स, 24 मंथ्स से बिलो हो गया तो शॉर्ट टर्म, उससे अब होगा तो लॉन्ग टर्म, जैसे मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसा था। और बाकी मतलब चाहे ज्वेलरी बेचे, मतलब एसेट्स बेच रहे, कैपिटल एसेट्स बेच के ही तो गेन आएगा ना। तो ज्वेलरी बेचे या आपका और कुछ एसेट्स बेचे, जैसे यहाँ गोल्ड गोल्ड है ना बेचे, ये सब में क्या होगा आपका अदर एसेट्स, तो उसमें 36 मंथ्स। ओके, तो 36 मंथ विद इन बेचे तो शॉर्ट टर्म, उससे अब बेचे तो लॉन्ग टर्म। तो जमीन बोलो 97 में खरीदे थे, ये तो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म हो गया, तो लिख लो इसमें लैंड ब्रैकेट में लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। अच्छा, एक चीज हमको पहले करना था, क्यों बोलो तो, ये तो कैपिटल गेन इनकम फाइंड कर रहे हैं, इससे पहले तो बिजनेस इनकम दे दिया था, तो मेन इसमें कैपिटल गेन इसलिए इसको कर लेते हैं, लास्ट में बिजनेस इनकम जोड़ लेंगे, टोटल इनकम आ जाएगी। ठीक है, यस सर। तो जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो बेचे तो कुछ और प्राइस में, लेकिन एक चीज और कंसिडर करेंगे, क्या कंसिडर करेंगे हम अभी लिखेंगे। तो जो देखोगे क्वेश्चन में स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू दे दिया है, देखोगे क्वेश्चन में क्या दिया है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू लैंड के लिए दिया ना, रेट ऑफ सेल कितना 95,27,000, तो इसमें और सेल किए थे 86 लाख में, तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कम में बेचे ना, तो इसमें क्या रूल है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे या सेल प्राइस, सेल किए तो सेलिंग प्राइस लेना चाहिए, नहीं क्या रूल्स है वो हम लोग समझेंगे अभी। ठीक है, यस। तो रूल्स के हिसाब से लिखते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ए टर्म लिखोगे अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी सॉरी, लिखो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब सेल्स कंसिडरेशन क्या होगा, क्या होगा वो हम नीचे लिख रहे हैं। अगर अच्छा उसको नोट में लिख दे, यहां नोट लिख लेते, यस। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, जहां स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है तो ये कैलकुलेशन एक बार नोट में दिखा देना। क्या रूल्स है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू देने से, रूल्स क्या है समझो, यहीं पे समझ पूरा नोट रूल, नोट 1 में सारा रूल बता देंगे।
फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन इसमें दो सिचुएशन है। सिचुएशन है इफ स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू डेट ऑफ सेल ऑब्वियसली, क्या रूल्स है, अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू इज ग्रेटर देन, क्या है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है किससे ना 110%, 100% नहीं, 110% ऑफ एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन, मतलब एक्चुअल कितना में बेचे वो देख लो, एक्चुअल सेल्स कितना में बेचे उसका 110% कर लो, उससे भी ज्यादा है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, तो इसमें फुल वैल्यू कंसिडरेशन हो जाएगा स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। तो क्या कंडीशन और बोल रहे हैं, अगर मेरा ये एसेट्स जो बेचे, जो एसेट्स बेचे उसका स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, मतलब और रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे ना, दलील लेकर स्टाम्प पेपर में लेकर लिखना होगा, तो उसमें एक वैल्यूएशन किया जाता है, ये कि आप जितना में बेचे वही वैल्यू नहीं, उन लोगों ने उसमें जो चार्जेस लेता है वो उस वैल्यू पे लेता है, तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितना वो ज्यादा है किससे ना, आप जितना में बेचे उसका 110% कर लो, उससे भी ज्यादा है, तो इस केस में फुल वैल्यू कंसिडरेशन इक्वल टू स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। इस केस में क्या होगा, फुल वैल्यू, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट शुड बी स्टाम्प ड्यूटी, नहीं तो ये सब कुछ नहीं देखा जाता था पहले, अब ये रूल्स आ गया, ठीक है। तो अदरवाइज क्या, जितना में बेचे वो सेल्स प्राइस बस वही देखते, उससे एक्सपेंसेस पर से लेस करते, और लॉन्ग टर्म तो इंडेक्स कॉस्ट लेस कर देते, ठीक है ना। अब कहीं पे इंडेक्स कॉस्ट लगेगा, कहीं पे इंडेक्स नहीं लगेगा, इसमें कुछ चेंजेस आया है, और आगे जो अभी बजट आया उसमें तो इंडेक्सेशन को लेकर बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। उन लोगों ने इंडेक्सेशन को ही हटाना चाहते, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होगा भाई, जो जिनका जमीन 2009, मतलब 2009 बोल रहे हैं, वो दादाजी का जमीन था, वो ओनरशिप ट्रांसफर होते गया है, ड्यू टू इनहेरिटेंस मिलते गया, अब उसको उस टाइम कितना में खरीदते, आप बेचोगे कितना। हाँ, मार्केट वैल्यू 2001 का भी तो है, वो मैटर करेगा, फिर भी 2001 के बाद कोई इंडेक्सेशन नहीं है, इन्फ्लेशन नहीं है, मनी वैल्यू का कोई, तो ये गलत है। गवर्नमेंट कुछ तो मतलब अपने मर्जी से कुछ भी करे तो ठीक नहीं है। खैर, पॉलिटिकल मैटर्स को नहीं करना चाहिए। एनीवे, फुल वैल्यू कंसिडरेशन इक्वल टू क्या माना जाएगा, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कब करोगे, जब स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितना रहेगा, ज्यादा रहेगा किससे ना 110% ऑफ एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन, राइट। तो इस क्वेश्चन को देखो एक बार, इस क्वेश्चन को देखो, सॉरी क्वेश्चन देखना था, हम उसी में आए। जमीन कितना में बेचे, 86 लाख में बेचे, इसका 10% ऐड कर लो, 110% करोगे ना, तो 86 लाख का 86 लाख, 86 लाख इंटू 110% कर लो, ये होता है 94,60,000, कितना हो रहा है 110%, 94,60,000, लेकिन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितना दे रहे हैं 90, उससे भी ज्यादा दे रहे हैं, तो इसमें फुल वैल्यू कंसिडरेशन, आप बेचे नहीं उतना में, लेकिन माना जाएगा स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू इज योर सेल्स कंसिडरेशन, दैट इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो सेल्स जो फुल वैल्यू कंसिडरेशन लिखे थे कितना लिखोगे, 95,27,000। समझ में आया। अगर सर ऐसा नहीं होता, अगर 110% के अंदर सेल होता तो उस केस में क्या लिखेंगे, अभी लिख देंगे आपको, ठीक है। तो उसमें क्या होगा अभी लिख के देंगे। तो एनीवे कंडीशन क्या बोले, अगर आपका, अगर आपका स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जो दिया है एट द टाइम ऑफ सेल, आपको जो आप जो बेचे एसेट्स जिसपे स्टाम्प ड्यूटी सब लगता है, तो उसका 110% करोगे, जितना में बेचे उसका 110, एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन का 110% कर लो। 110% करने, 10% बढ़ाने के बाद भी देखा गया स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू उससे ज्यादा है, तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या माना जाएगा, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, यही इसके लिए आपके लिए इनकम माना जाएगा। तो जबरदस्ती उन लोगों ने इनकम ज्यादा ट्रीट कर रहे हैं ना, टैक्स, टैक्स बेनिफिट, टैक्स लेने के लिए आप लोग टैक्स कम पे करना चाह रहे हो, वो लोग टैक्स ज्यादा लेना चाह रहे हैं, और कुछ नहीं। तो सिचुएशन भी, सेकंड सिचुएशन क्या है अभी, अगर आपका फुल वैल्यू कंसिडरेशन, सॉरी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू इज लेस, ठीक है, इफ स्टाम्प
ड्यूटी वैल्यू इज लेस देन, अच्छा है वो, लेस देन 110% ऑफ सेल्स एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन, एक्चुअल सेल्स प्राइस लिखो, एक ही बात है। तो इस केस में एक्चुअल सेल्स को ही कंसिडर किया जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। इस केस में क्या क्या माना जाएगा ना, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इक्वल टू एक्चुअल सेल्स, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इक्वल टू क्या होगा ना, एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन। तो अब कहीं पे भी स्टाम्प ड्यूटी दे रहे वैल्यू, तो बस ये दो चीज देख लेना और इससे आ जाएगा समझ में। इसके बाद जैसे कैलकुलेशन किए थे वही रहेगा। इंडेक्सेशन करोगे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म तो इंडेक्सेशन नहीं करोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म कुछ जगह इंडेक्सेशन नहीं होगा जो हम लोग पहले करते थे, तो कुछ चेंजेस है, हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो यस, तो ये बोलो समझ में आया। अब आ जाते बोलो इस क्वेश्चन में, इन दिस क्वेश्चन आप लिख लेते, एक्चुअली समझाने के लिए किए थे, नोट में तो आप डायरेक्ट करोगे, ये लिखोगे, इस नोट आप यहां शुरू हो रहे एक्चुअली, है ना। अच्छा, इस नोट को आधा कलर से कर लेते, ये नोट आप इधर शुरू हो रहे। नाउ गिवन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, बोलो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितना दिया, ये दिया 95 लाख रुपीज, 95,27,000। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितना दिया, 95,27,000, एक पॉइंट। सेकंड देखते, 110% ऑफ एक्चुअल सेल्स इक्वल टू, एक्चुअल सेल्स दिया था 86 लाख इनटू 110%, ये होता है 94,60,000, ठीक है। तो बोलो अब स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू इससे भी ज्यादा है ना। नाउ हियर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू is more than 110% of sales value या सेल्स कंसिडरेशन, ठीक है ना। तो बोलो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा, तो इसमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या आएगा, इक्वल टू स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। देयरफॉर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इक्वल टू क्या होगा, द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। 110 से ज्यादा में स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू दे दी, उससे भी ज्यादा, तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू आपके लिए सेल्स वैल्यू माना जाएगा, फुल वैल्यू कंसिडरेशन इक्वल टू कितना, 95,27,000। बोलो समझ में आया। यस, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते, तो इसमें आ जाओ आप। तो कितना है 95 लाख, फुल वैल्यू कंसिडरेशन कितना मिला, बोलो 95,27,000। यस सर, तो ये आपका 95,27,000, राइट। इसमें ना दो कॉलम में हो जाता, क्योंकि इंडेक्सेशन में है ओनली कॉस्ट ऑफ, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, इंप्रूवमेंट है ही नहीं इसमें। तो खैर इससे लेस करो, क्या लेस करते, सेल्स में कुछ एक्सपेंसेस होता तो लेस करते, एक्सपेंसेस पर सेल, ब्रोकरेज एक्सेट्रा लगता है ना, लेकिन इसमें नहीं है। तो लिखो इंडेक्स कॉस्ट, लॉन्ग टर्म है ना, तो इंडेक्स कॉस्ट, इंडेक्स्ड, सॉरी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब बताओ कब एक्वायर किए थे, 97 में खरीदे थे। मैंने रूल क्या बोले थे, अगर एक्विजिशन बिफोर 1/4/2001 होता है, 1/4/2001 से पहले एक्विजिशन होता है, तो इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाएगा, आप कितना में एक्वायर किए थे, और मार्केट वैल्यू ऑफ 2001, फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 क्या है, उसमें जो हाईएस्ट उसी को लिया जाएगा। और अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आफ्टर 2001 है,
तो इस केस में जो भी एक्विजिशन कॉस्ट है वो हो जाएगा, एक्चुअल जो कॉस्ट है वही हो जाएगा। लेकिन बिफोर 2001 में, 1 से पहले एक्वायर किए, तो इस केस में इंडेक्स कॉस्ट क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा ना, आपका एक्विजिशन कॉस्ट, एक्चुअल एक्विजिशन कॉस्ट और मार्केट फेयर मार्केट वैल्यू 2001 का। अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में देखो क्या दे रहे हैं, इस क्वेश्चन में एक्चुअल कॉस्ट एक्विजिशन कितना था, 18,50,000 है ना, 97 में एक्वायर किए थे। तो 2001 का फेयर मार्केट वैल्यू कितना, 20 लाख, तो हाईएस्ट कितना, 20 लाख, यही कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये कंसीडर करेंगे। और एक 2001 तो बेस ईयर माना गया था ना इंडेक्स के लिए, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट मिलेगा, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सर्कुलेट है, सॉरी मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट ये लिस्ट आउट करते हैं, उस लिस्ट से लेते हैं ना। तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स एज पर फिनेंस डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उन लोगों ने जो इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया है वो फॉलो करना। तो 2001 का इंडेक्स क्या था, 2001-2 जो बेस ईयर था 100, और अभी जो बेचे कौन सा ईयर 23-24, इस टाइम इंडेक्स क्या हो गया 348। मतलब 2001 का 100 रुपये का वैल्यू, मनी वैल्यू आज 348 इक्विवेलेंट। तो उस टाइम जो 18,50,000 लगाए थे या 20 लाख जो भी लगा था, उस टाइम तो 20 लाख था ना, उस टाइम का 20 लाख आप समझ लो 3.5 गुना हो गया मनी वैल्यू, सोचो। ठीक है ना, तो वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट इसमें दिया जाएगा। और इंडेक्सेशन नहीं देगा तो कितना 95 लाख माइनस 20 लाख, इतना गेन आएगा। और इसमें 3 गुना बढ़ा देंगे तो गेन कम होगा। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को टैक्स रेट कम कर दिया लॉन्ग टर्म में, लेकिन अल्टीमेटली टैक्स बहुत ज्यादा लग जाएगा क्योंकि गेन बहुत बढ़ जाता है। एक गलत बात है, मतलब कभी भी टैक्स में लोग कुछ भी कर लेता है। खैर सीतारामन को बोलना पड़ेगा, सब तुम लोग लेटर भेजो कि ये सब नहीं चलेगा, चलना चलना, स्टूडेंट्स है ना, मान लेंगे। ओके, तो बोलो इंडेक्स कॉस्ट एक्विजिशन करोगे तो अब बोलो कितना लेंगे, बोलो मार्केट वैल्यू 2001 का कितना दिया था 20 लाख। तो 2001 बेस ईयर माना गया था ना, तो उस टाइम का बेस ईयर का इंडेक्स क्या होता है 100, और ईयर ऑफ सेल और ट्रांसफर जब बेचे उस टाइम का इंडेक्स, तो ये ध्यान में रखना आप लोग का प्रीवियस ईयर 23-24, इस ईयर का इंडेक्स क्या रहेगा 340 80 रहेगा ऑलवेज। ठीक है ना, बस ये कैलकुलेशन कर लो, इतना इंडेक्स कॉस्ट। कोई इंप्रूवमेंट कॉस्ट है, नो नथिंग। और कोई न्यू बिल्डिंग खरीदे, ये तो जमीन बेचे, जमीन खरीदे, नो, तो कोई डिडक्शन एग्जाम्पशन नहीं, कैलकुलेशन करो माइनस कर दो, तो इस 2 कॉलम में ही हो जाता, इसीलिए बोल रहे थे। तो कैलकुलेशन करो 20 लाख, 20 लाख डिवाइड बाय कितना 100 और इनटू कितना 348, ये होता है आपका 69 लाख, 69 लाख 60,000। ठीक है ना, सोचो सिर्फ 20 लाख माइनस करेंगे और कहां 70 लाख माइनस करोगे, तो कितना 50 लाख का गेन कम हो जाएगा। 50 लाख पे 10% भी टैक्स रेट, तो कितना सेव हो रहा है। उन लोगों ने ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा टैक्स लेना शुरू करेगा आगे। एनीवे माइनस कर दो, अब जो बैलेंस है वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम लैंड हो जाएगा। ठीक है ना, यस, तो माइनस कर दो, माइनस कितना 95 लाख 27, 95 लाख 27, सॉरी 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 क्या करें 27,000, तो ये आपका 25 लाख 67, 25 लाख 67,000, ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम लैंड। ठीक है ना, यस, बोलो समझ में आया। लॉन्ग टर्म गेन है तो इंडेक्स कॉस्ट कैलकुलेशन करोगे, बिफोर 2001 तो मार्केट वैल्यू और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसमें से हाईएस्ट लेना, डिवाइड बाय 100 इनटू ईयर ऑफ सेल, ईयर ऑफ सेल उस टाइम का इंडेक्स मल्टीप्लाई कर देना। इंडेक्स क्वेश्चन में रहेगा आप लोग का, राइट। अब सेकंड क्या था बोलो, ज्वेलरी। यस सर, ज्वेलरी, तो ज्वेलरी गोल्ड था ना, गोल्ड, ये भी होता है कैपिटल एसेट्स। गोल्ड कब, गोल्ड तो मूवेबल है ना, तो अगर 24 मंथ से अबव हो, सॉरी 24 नहीं 36 मंथ से अबव, 3 ईयर से अबव तो लॉन्ग टर्म, और 3 ईयर्स विद इन बेचे तो शॉर्ट टर्म। ये तो 9-10 में सर खरीदे थे तो लॉन्ग टर्म है भाई, लॉन्ग टर्म लिख दो, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। अच्छा लॉन्ग टर्म एसेट्स लिख रहे हैं, ये जो आया ना ये लॉन्ग टर्म गेन लिख लोगे, LTCG हम शॉर्ट में लिखे, ये लॉन्ग टर्म गेन फ्रॉम लैंड। ओके, फिर गोल्ड से देखेंगे, इससे भी लॉन्ग टर्म आएगा।
गोल्ड में तो सेल प्राइस देखो, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और लिखने का जरूरी है। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जहां है उसमें ही लिखोगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, तो लिखो सेल ऑफ गोल्ड, सेल्स कंसिडरेशन सेल ऑफ गोल्ड, कुछ भी लिख दो ना। कितना में बेचे बोलो गोल्ड? सेल किए थे गोल्ड 10,99,200 में, यस सर 10,99,200 इतना में बेचे। ये भी तो लॉन्ग टर्म है, तो इंडेक्स कॉस्ट करोगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कब एक्वायर किए बोलो, क्वेश्चन देखो, कब एक्वायर किए क्वेश्चन देखो। अरे ये 9-10, तो 9-10 का इंडेक्स देखो इस क्वेश्चन में दे दिया, 9-10 का इंडेक्स क्या दिया है 148। तो जब खरीदे उस टाइम मानी वैल्यू परसेंटेज के हिसाब से बेस ईयर 100 था, इसमें 148 था। तो ये जो मेरा खर्चा लगा था 240, ये तो 2001 के बाद है ना, तो एक्चुअल कॉस्ट देखोगे 2001 से पहले होता है, तब मार्केट वैल्यू 2001 का देखा जाता है। तो इसमें बोलो एक्चुअल कॉस्ट कितना 240, यस। जब खरीदे थे उस टाइम का इंडेक्स क्या था 148, तो डिवाइड बाय कर लोगे 148। अब जो बेचे कब 2023-24 में, उस टाइम इंडेक्स कितना 348 मल्टीप्लाई करोगे, तो आप लोग का मल्टीप्लाई ऑलवेज क्या होगा 348 ही होगा। तो यही याद रख लेना, प्रीवियस ईयर 23-24 आप लोग का, तो उसमें इंडेक्स आएगा 348। तो क्या करोगे 240 बाई 148 इंटू 348, यस कैलकुलेशन कर लो इतना। तो इंडेक्स कॉस्ट कितना कॉस्ट था 240,000, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिवाइड बाय उस टाइम का इंडेक्स क्या दिया था आपका एक्विजिशन 910 तो 148 और इनटू कितना 348, कैलकुलेशन करो। आपका 240,000 डिवाइड बाय 148 इनटू कितना, इनटू आपका 348 ये आया आपका 5,64,324, कितना 5,64,324। ओके, गोल्ड बेचे क्या कुछ रेसिडेंशियल हाउस खरीदे नहीं, कुछ बॉन्ड खरीदे नहीं, तो फिर कोई डिडक्शन नहीं है, आउट ऑफ कॉलम लिख दो, माइनस करो आउट ऑफ कॉलम। इंप्रूवमेंट कॉस्ट भी नहीं है तो माइनस कर दो, माइनस कितना 10,99,200, ये आया आपका 5,34,875.6877 लिख लेते हैं 5,34,876,876, ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम गोल्ड, ठीक है। थर्ड, थर्ड क्या था डिबेंचर। डिबेंचर अगर ये लिस्टेड है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इंडेक्सेशन नहीं लगेगा, शेयर्स में भी ये चेंज है, लॉन्ग टर्म है, इसमें भी डिबेंचर कब खरीदे 12-13 है ना, तो 2 साल से ज्यादा हो गया। अनलिस्टेड से अनलिस्टेड है तो 2 साल से ज्यादा होने से क्या हो जाएगा लॉन्ग टर्म हो जाएगा। और डिबेंचर में कोई इंडेक्सेशन नहीं होगा, लॉन्ग टर्म है फिर भी क्या करोगे सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही माइनस करोगे। ओके यस सर, तो लिखो इसमें सेल ऑफ डिबेंचर, सेल ऑफ डिबेंचर सेल्स कंसिडरेशन कितना सेल दिया है 1,57,000 लेस कर दोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। नो इंडेक्सेशन लिख देना, नो इंडेक्सेशन अप्लाइड फॉर डिबेंचर्स। ओके, लॉन्ग टर्म है फिर भी इंडेक्सेशन नहीं, जो लॉन्ग टर्म में इंडेक्सेशन होता है, शेयर्स में भी इस तरह किया है अब, ठीक है। तो खैर अभी नो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करोगे, 75 था कॉस्ट जब खरीदे थे, 75 था, तो माइनस कर दो तो 8-7 बनेगा 82, हाँ 82 आ रहा है। अब इन तीनों में तो गेन है, ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इन तीनों को ऐड कर लोगे टोटल कैपिटल गेन इनकम आ जाएगा, जोड़ ले। इसके बाद बिजनेस इनकम जोड़ोगे और डिडक्शन लेस करोगे, थोड़ा सा स्पेस मेरा कम पड़ गया, कोई बात नहीं है, हो जाएगा 25,67,000
प्लस कितना 5,34,534,876 प्लस कितना 82,000 इज इक्वल टू टोटल 31,83,876। ये हो गया टोटल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन या कैपिटल गेन इनकम ये लिख सकते। अब हम नीचे थोड़ा काट देते। तो इसके बाद क्या पूछा था, नेट इनकम पूछा ना, तो फिर आप जो बिजनेस इनकम दिया था वो जोड़ लोगे तो ग्रॉस टोटल इनकम, और 80C का 80C से 80U चैप्टर 6 से जो डिडक्शन है ना वो है नहीं इसमें। इसमें ऐड करो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, दैट इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। और बिजनेस प्रोफेशन इनकम डायरेक्ट दे दिया गिवन। लास्ट में देखो क्वेश्चन में दिया था 146,000। अबे जोड़ लोगे तो GTI ग्रॉस टोटल इनकम पूरा लिखोगे एग्जाम में। इसमें जोड़ लो कितना 1,46,000 इक्वल टू 33,29,876 लेस मिलेगा नहीं लेकिन लिखोगे लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। ये ओल्ड रिजिम में ही मिलता है, न्यू में तो ये सब मैक्सिमम मिलता ही नहीं, एक दो छोड़ के। 80C से यू हट ही गया, एक दो छोड़ के। 80C से D2 बस एक ही है, और एक दो है बट मेजर डिडक्शन हट गया, लेकिन यहाँ कुछ है नहीं नील। तो बस नेट इनकम इतना ही हो जाएगा 33,29,876। तो ये था आपका मेन कैपिटल गेन। आप लोग को हो सकता है सिर्फ कैपिटल गेन ही दे दे। अच्छा ये हम ये लिखे ना क्वेश्चन 2019 एडॉप्टेड, एक्चुअली ये क्वेश्चन 19 में नहीं था, ये बहुत पहले आया था, और एकदम सिमिलर क्वेश्चन 2019 में भी दिया था, इसलिए हम एडॉप्टेड 99 लिख दिए। ठीक है, एकदम सिमिलर क्वेश्चन। तो कहीं पे भी डिवेंचर देख लिए, लिस्टेड कुछ देखना नहीं है, डिवेंचर देख लिए, लॉन्ग टर्म है फिर भी इंडेक्सेशन नहीं करोगे, सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिस्ट करोगे। ठीक है, और शेयर में भी अब आगे करेंगे, उसमें डिटेल्स बता देंगे। फिलहाल ये था क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, शुरू में हम टाइम लेके कर रहे हैं क्योंकि अब लोग को थोड़ा सा जो चेंज है ना वो समझ में आ जाए। ओके बोलो, क्लियर है ना? यस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यस, सेकेंड क्वेश्चन। इसमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कुछ नहीं होगा, ज्वेलरी एटसेट्रा इसमें कुछ देखना नहीं। क्वेश्चन 2, ज्वेलरी है ना मूवेबल एसेट्स, तो इसके इसमें 3 साल 36 मंथ्स उससे अब होल्ड करोगे लॉन्ग टर्म, 36 मंथ 3 ईयर से कम होल्ड करोगे तो शॉर्ट टर्म। तो बोलो तो कब खरीदे थे 98, अरे बाप ये तो बहुत 23 में बेच रहे, 98 में खरीदे थे, तो लॉन्ग टर्म है। ठीक है ना? यस। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या दे रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन, मिस्टर बबलू एक्वायर्ड ए ज्वेलरी 60,098 में बाय किए थे 2001 के से पहले। ऑलवेज ये ध्यान में रखोगे 1 से पहले तो 2001 का मार्केट वैल्यू भी देखना पड़ेगा, हाईएस्ट लेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए। ठीक है ना? यस सर। तो बबलू एक्वायर किए थे ज्वेलरी, 60,000 लगा था 1798 को। फिर 1712 बबलू हैज सीवन ए डायमंड वर्थ 25 ऑन सच ज्वेलरी, उसके उस ज्वेलरी में एक डायमंड अटैच कर दिए बाद में 12 में, 25,000 का डायमंड उस ज्वेलरी के साथ फिर फिट कर दिए। ठीक है, तो ज्वेलरी का इंप्रूवमेंट हो गया, सेम ज्वेलरी का इंप्रूवमेंट कॉस्ट आ गया। और फिर एज ऑन 1623 बबलू सेल कर दिए ज्वेलरी, कितना में बेचे 8 लाख में बेचे, 23 करंट प्रीवियस या 23-24 इसके अंदर बेचे, और बेचने में ब्रोकरेज लगा 1%, और सेल्स वैल्यू वाज पेड, सॉरी 1% ऑफ सेल्स वैल्यू पेड बाय हिम, सॉरी पढ़ने में भी देखो गलती हो रहा है, ब्रोकरेज 1% ऑफ सेल्स वैल्यू वाज पेड बाय हिम। ठीक है, सेल्स पे 1% ब्रोकरेज पे किए। कभी भी 2001 से पहले अगर कोई एसेट्स खरीदे 2001 का मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा श्योर। ठीक है, तो देखो 2001 का मार्केट वैल्यू दे दिया 168, बाई किए थे 60, तो हाईएस्ट किया 168, इसी को लेके कॉस्ट माना जाएगा, इसके हिसाब से इंडेक्सेशन करेंगे। कैपिटल गेन लॉस इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर बाबू। राइट, ओके स्टार्ट करें। ये सिंपल क्वेश्चन पहले आता क्वेश्चन किए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखो
कंप्यूटेशन ऑफ, अब हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, अब इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर बबलू, ठीक है। एक ही एसेट्स है, 2 कॉलम है ना, एक से ज्यादा होता तो 3 कॉलम करते। यहां लिख दो सेल ऑफ, अच्छा गोल्ड, सेल ऑफ गोल्ड लिख दो ना, ज्वेलरी लिख दो, ओके, सेल ऑफ ज्वेलरी, या लिख दो लॉन्ग टर्म। कितना में बेचे, ऊपर लिख लेना ज्वेलरी लॉन्ग टर्म, नीचे दिखा दो सेल ऑफ ज्वेलरी, कितना में ज्वेलरी बेचे, 8 लाख, यस सर। और बेचने में ब्रोकरेज पे किए लेस, ब्रोकरेज ऑन सेल, सेल्स पे ब्रोकरेज पे किए, कितना परसेंट ब्रोकरेज पे किए, 1%, तो 8 लाख पे, 8 लाख पे 1% तो ब्रोकरेज पे करने में चला गया, मतलब 8,000 ब्रोकरेज दे दिए, तो बेच के नेट कितना है, 7,92,000, ये नेट कंसिडरेशन, नेट सेल प्राइस, है ना, नेट सेल प्राइस, नेट सेल प्रॉफिट्स, कुछ भी लिखो। अब ये लॉन्ग टर्म है तो ज्वेलरी है ना, तो इंडेक्स कॉस्ट आएगा लेस, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कब था, बिफोर 1/4/2001, ऑलवेज 1/4/2001 से पहले। तो दो चीज देखोगे, कितना में खरीदे थे और कितना मार्केट वैल्यू 1/4/2001 जो हाईएस्ट, उसको लेना, उसके बाद इंडेक्सेशन करना। तो बोलो इसमें क्या दिया है, 1/4/2001 इसका वैल्यू हो गया था कितना, 1,68,000, और खरीदे थे 60,000 में, तो हाईएस्ट कितना, 168। और बोले ना 1/4/2001 तो 1/2 का इंडेक्स 100 था, और अभी जो बेच रहे 348 है, बस अभी का तो याद रखना, और 100 बेस ईयर का है, 2001-1-2 का। इसके बाद बाकी सारा ईयर का क्वेश्चन में देगा, क्वेश्चन के हिसाब से उसको आपको अप्लाई करना होगा। तो 1,68,000 डिवाइड बाय क्या, 100 इंटू क्या, 348 इज इक्वल टू, ये आया आपका, इसको इनसाइड लिख लेते, 5,84,000, 5,84,640, ठीक है। एक चीज और, बीच में उस ज्वेलरी में एक ना डायमंड अटैच किए, क्वेश्चन फिर दिखा देते, क्या बोला था, बीच में ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये 25,000 का एक डायमंड उसमें अटैच कर दिए ना, कब अटैच किए, 1/7/12, तो इंप्रूवमेंट हो गया ना, और ज्वेलरी इंप्रूवमेंट हो गया, तो इंप्रूवमेंट, ये भी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, लेस करोगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। बोलते इंप्रूवमेंट इंडेक्स कॉस्ट कब करते, अगर ये इंप्रूवमेंट होना चाहिए 2001 के बाद, तभी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट करेंगे। अगर 2001 से पहले इंप्रूव किया तो कोई इंडेक्सेशन भी नहीं, कॉस्ट भी नहीं आएगा, उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, ये ध्यान में रखना। 2001 के बाद इंप्रूवमेंट है तभी कैलकुलेशन करोगे, 2001 से पहले अगर इंप्रूवमेंट किया तो नहीं करोगे, क्योंकि मार्केट वैल्यू 2001 में तो आ गया, तो इसीलिए इंडेक्स मतलब इंप्रूवमेंट कॉस्ट को कंसिडर ही नहीं करोगे अगर 2001 के पहले है तो। लेकिन ये इंप्रूवमेंट कब हुआ था, आफ्टर 2001, आफ्टर 1/4/2001, तो कैलकुलेशन करेंगे। इंप्रूवमेंट कॉस्ट कितना था, इंप्रूवमेंट लगा था, देखो डायमंड अटैच किए थे 25,000 का, यही तो इंप्रूवमेंट कॉस्ट। कब अटैच किए थे ना, अटैच किए थे 2017-12 को, 17-12 मतलब 12-13, अप्रैल 12 से मार्च 13, इसके अंदर ही तो ना, तो 12-13 का इंडेक्स आप डिवाइड करोगे, इस क्वेश्चन में इंडेक्स नहीं दिया, तो हम लोग जो मैथ दिए थे उसमें देखोगे हर साल का इंडेक्स दिए थे, वो तो साथ में रखना, जब कैपिटल गेन प्रैक्टिस करोगे तो स्टार्टिंग मैथ साथ में रखना, उसमें इंडेक्स है। और जिन लोगों के पास मैथ नहीं है तो उन लोगों ने नेट से भी ये कर सकते हो, इंडेक्स कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स बोल के करोगे, पूरा 2001 से टेबल मिल जाएगा। खैर, तो 25,000 डिवाइड बाई कब खरीदे थे, 12-13 ना, तो 12-13 का इंडेक्स है 200, ओके, 12,000 का इंडेक्स कितना, 200 इनटू, अब हम लोग करते हैं ईयर ऑफ सेल क्या, 348, ये 348 तो आप याद कर लेना, तो आप कैलकुलेशन करो, तो क्या हो रहा है, 25,000 डिवाइड बाय कितना, 200,
इंटू कितना 340, एक मिनट, 348 ये आया आपका 43,500। कितना है 43,500। अब इन दोनों को जोड़ो, ये दोनों लेस आइटम और आउट ऑफ कॉलम माइनस कर देंगे। तो 43,500 प्लस प्लस कितना 5,84,640। तो ये जोड़ के आया 6,28,628,140। राइट। अभी माइनस कर दो, माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम, क्या था, ज्वेलरी। ओके, माइनस कर दो, माइनस कितना 7,92,000। ये आया 163,860, 163,860। राइट। बस ये था क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यस सर। आगे बढ़े। हाँ सर। तो क्वेश्चन 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें डिडक्शन आएगा। रेसिडेंशियल बिल्डिंग बेचे फिर रेसिडेंशियल बिल्डिंग खरीदे तो सेक्शन 54F एग्जाम्पशन मिलेगा इनको। बिल्डिंग बेच के बिल्डिंग 54F, एग्रीकल्चर लैंड बेच के एग्रीकल्चर लैंड तो 54, सॉरी ये बोले 54, बिल्डिंग बेच के बिल्डिंग 54 और एग्रीकल्चर लैंड बेच के एग्रीकल्चर लैंड तो 54B। कुछ लॉन्ग टर्म एसेट्स बेचे और स्पेसिफिक बॉन्ड में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किए। ठीक है, तो उसमें क्या होगा आपका 54EC। और आपका अदर देन रेसिडेंशियल बिल्डिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स बेचेंगे और रेसिडेंशियल बिल्डिंग खरीदेंगे तो 54F। ये चार से ही आप लोग का दे सकता है, बाकी तो देता नहीं। फिर भी बता रहा हूं, मेनली आप लोग का देता है 54, मतलब रेसिडेंशियल बिल्डिंग बेच के रेसिडेंशियल बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना, न्यू खरीदना, 54F आएगा, 54 आएगा। और आपका 54EC दे सकता है, मतलब कुछ और एसेट्स लॉन्ग टर्म बेचे लेकिन इन्वेस्ट किए कहाँ, स्पेसिफिक बॉन्ड में। ठीक है, और एक होता है 54F, अदर देन रेसिडेंशियल बिल्डिंग, कुछ भी लॉन्ग टर्म एसेट्स बेचो अब इन्वेस्ट कर दो रेसिडेंशियल बिल्डिंग तो 54F। बस ये 3 डिडक्शन याद रखना, हो जाएगा। हम लोग किए भी है 3 डिडक्शन से ही क्वेश्चन। खैर क्वेश्चन नंबर अब 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन 3 में देखो। During the previous year, she both sold his residential house. On the basis of the following information, determine the taxable capital gain of both. ठीक है, taxable capital gain of Mr. Bose से फाइंड करना। परचेज ए हाउस खरीदे थे 99 को बिफोर 2001, कॉस्ट था 50, लेकिन बोलो ना मार्केट वैल्यू 2001 का दे देगा। 2001 से पहले बाय किए थे, कितना मार्केट वैल्यू दे रहे 1,20,000, तो हाइस्ट कितना 1,20 ही लेंगे इंडेक्सेशन के लिए। कंस्ट्रक्टेड अनदर फ्लोर, इसके ऊपर एक और फ्लोर बनाया, मतलब इंप्रूवमेंट हो गया, उसी बिल्डिंग में ही तो बनाया ना। दूसरा बिल्डिंग खरीदते तो दूसरा एक्विजिशन होता, दूसरा बिल्डिंग अलग, वो इसके साथ में नहीं होता, वो अनदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, लेकिन एक ही बिल्डिंग इसके ऊपर फ्लोर बना रहे तो इंप्रूवमेंट कॉस्ट हो गया, या कुछ रेनोवेट किए तो इंप्रूवमेंट कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अनदर फ्लोर बनाए 16-17 में, 2001 के बाद है ना, तो इंप्रूवमेंट कॉस्ट भी लेंगे, इंडेक्स कॉस्ट भी करेंगे 150। अब वो सारा एंटायर बिल्डिंग बेच दिए, 12 लाख में बेचे। कब बेचे 8/8/23 को बेचे और ब्रोकरेज पे किए 2%। यस सर। और फिर बोल रहे हैं परचेज ए न्यू रेसिडेंशियल बिल्डिंग, इसके बाद उन्होंने एक न्यू रेसिडेंशियल बिल्डिंग भी बाय कर लिए। कितना में बाय किए, न्यू रेसिडेंशियल फ्लैट बाय किए कितना 6,50,000 में। अब देखो फ्लैट बाय किए ना 54F मिलेगा, 54 मिलेगा, सॉरी, बिल्डिंग बेच के बिल्डिंग तो 54 मिलेगा, 54 डिडक्शन मिलेगा, लॉन्ग टर्म में ही मिलता है। और स्टाम्प ड्यूटी दे दिया है, स्टाम्प ड्यूटी दिया ना, तो देखेंगे स्टाम्प ड्यूटी लेंगे, जो ये एक्चुअल सेल्स वैल्यू था वही लेंगे। क्या बोले थे, एक्चुअल सेल्स वैल्यू का 110% कर लो। ठीक है ना, और अगर आपका स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू उससे भी ज्यादा है 110 से, तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू का फुल वैल्यू कंसिडरेशन। लेकिन अगर आपका 110% से कम हो गया स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, तो जो बेचे 12 लाख वही हो जाएगा सेल्स कंसिडरेशन। ठीक है, याद आ रहा है ना। तो अब हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन 3, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ऑफ नेम ऑफ पर्सन, ये सब लिख लेना आप लोग।
हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। क्या चीज? रेसिडेंशियल हाउस बेचे, रेसिडेंशियल हाउस। ठीक है ना, यस सर। अरे कब खरीदे थे बोलो? अरे सर ये तो खरीदे थे आपका 99 में, 2001 से भी पहले। ये तो लॉन्ग टर्म है। रेसिडेंशियल हाउस मतलब 2 साल से ज्यादा इमोवेबल है ना। 2 ईयर से ज्यादा होल्ड करोगे, 24 मंथ से अब तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। राइट, यस सर। तो इसमें क्या लिखेंगे? जहां स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ये टर्म लिखोगे। दो चीज पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हो सकता है, एक बिल्डिंग हो गया और क्या बोले थे, जमीन हो गया। ठीक है ना, तो लिखो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। क्यों ऐसे हो रहे, क्यों ऐसे हो रहे हैं? कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इक्वल टू, बोलो क्या होगा? इक्वल टू, इसमें होगा सेल्स वैल्यू, सेल्स प्राइस, सेल्स कंसिडरेशन। क्यों? सेल्स क्या था? 12 लाख है ना। अब यहां लिख लेते हैं स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, यहीं पे करें स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू इक्वल टू कितना दिया? स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू दिया है 12,80,000। कितना? 12,80,000 इज लेस देन, ये लेस होता है किससे? 110% ऑफ सेल्स वैल्यू। कितना था? 12 लाख। देखो 12 लाख का 110% करो, 13,20,000 होता है। तो सेल्स स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू तो उससे कम है, और कम होने से जो सेल्स प्राइस है ना वही लिया जाएगा। अगर उससे मतलब स्टाम्प, अच्छा देखो 12 लाख पे करो, 12 लाख, 12 लाख पे कितना? 110%, ये होता है 13,20,000। लेकिन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू तो उससे कम है, तो 110% ज्यादा नहीं है। अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 13,80,000 होता तो 13,20,000 से ज्यादा, तो स्टाम्प फुल वैल्यू कंसिडरेशन होता स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। लेकिन लेस है, लेस होने से क्या होता है? तो सेल्स प्राइस आ जाएगा। कितना सेल्स प्राइस था? 12 लाख। बोलो समझ में आया? यस सर। तो 12 लाख ए। अब इससे लेस कर देते, क्या क्या खर्चा किए? ओहो, मेरा पेन फिर गड़बड़ कर रहे हैं। लेस क्या करोगे? ब्रोकरेज और सेल, लेस करोगे ब्रोकरेज ऑन सेल। ब्रोकरेज कितना परसेंट ले रहा था? 2%। देखो क्वेश्चन, इसमें 2% बोला। यस सर, 2%। तो ये जो 12 लाख सेल्स, इस पे 2% कर दो, मतलब होता है दो, 12,000, 24,000। ये माइनस कर देते हैं नेट कंसिडरेशन। तो 11 लाख, क्या हो रहा है, 11,76,000 नेट सेल प्राइस आ गया। ठीक है ना, यस। 11,76,000 ये है, समझ लेना उसको ठीक से। लेस, अब आई इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्या लेस करेंगे? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए क्या देखेंगे? कब एक्वायर किए थे? बिफोर 2001। तो मार्केट वैल्यू क्या दे रहा था? मार्केट वैल्यू सर 1,20,000, वही हाईएस्ट है, कॉस्ट ऑफ 250 था। तो 1,20,000 डिवाइड बाई 100, बिफोर 2001 तो डिवाइड करोगे 100, और ईयर ऑफ सेल का याद रख लेना 348। ठीक है, तो 12 लाख बाई 100 इंटू 348 कर लो। 12, सॉरी 1,20,000, 1,20,000 348 डिवाइड बाई 100, यह आपका 4 लाख, 4,17,600। राइट, यस सर। एक और क्या लिस्ट करोगे? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, क्योंकि इंप्रूव भी तो किए इसमें। लिस्ट करो इंडेक्स कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इसमें एक फ्लोर और बना है ना। कब बना है? 2001 के बाद। तो इंप्रूवमेंट कॉस्ट इसमें है 1,50,000।
1,50,000 कब इंप्रूव किए ना, 16-17 में इंप्रूव किए। और क्वेश्चन में ही देखो 16-17 का इंडेक्स दे रहा था 264, तो इस टाइम का इंडेक्स क्या था 264, और ईयर ऑफ सेल कितना 348। तो फिर एक कैलकुलेशन कर लो, 1,50,000 बाई 264, 1,50,000 डिवाइड बाई 264, अरे डिवाइड करना था, अच्छा ठीक है, इनटू 348 इक्वल टू होता है 1,97,000, कितना रहा 1,97,000 727, 97,727, 197,727, राइट। ये दोनों आप माइनस कर दो, तो इसके साथ जोड़ लेते कितना 4,17,600, ये जोड़ने से आता है 6,15,000, एक मिनट, 6,15,327, 327। एक बार लेस करते फिर डिडक्शन आएगा, इसको 54 का एग्जाम्शन भी मिलेगा। न्यू बिल्डिंग खरीदे ना, बिल्डिंग बेच के लॉन्ग टर्म, फिर बिल्डिंग खरीदे, फिर एग्जाम्शन भी मिलेगा, लेकिन ये पहले माइनस कर दे। 11,76,000, 6,000 इससे लेस कर दो 6,15,327, तो कैपिटल गेन आया 5,60,673। ये गेन बिफोर बिफोर एग्जाम्शन, ठीक है, ये गेन से ये गेन आया, फिर लेकिन न्यू बिल्डिंग खरीदे ना तो फिर एग्जाम्शन आएगा, तो ये एग्जाम से पहले गेन। अब लेस करो एग्जाम्शन, एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 54 फॉर परचेज ऑफ न्यू रेसिडेंशियल बिल्डिंग, परचेज ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउस, ठीक है, कितना एग्जाम्शन मिलेगा ना, लिस्ट ऑफ टू, एक गेन बिफोर एग्जाम्शन, इस एग्जाम से पहले गेन कितना है 5,60,673, और बी न्यू बिल्डिंग कितना का बाई किए, इन्वेस्टमेंट इन न्यू बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट इन न्यू रेसिडेंशियल हाउस, ठीक है, न्यू रेसिडेंशियल हाउस। इसमें बहुत सारे प्रोविजन है, हम पहले लिख के दिए थे, अभी फिलहाल नहीं, बस इन्वेस्ट किए न्यू बिल्डिंग, तो बस देख लो कितना का न्यू बिल्डिंग खरीदे। सर न्यू बिल्डिंग जो खरीदे, न्यू फ्लैट खरीदे, एक फ्लैट खरीदे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्लैट खरीदे परचेज किए और वो 6,50,000 में खरीदे, ठीक है कोई बात नहीं, 650 में एक छोटा सा फ्लैट खरीद लिया बिल्डिंग बेच के। तो अब बोलो इसमें लोएस्ट कितना, जो लोएस्ट है वही एग्जाम्शन मिल जाएगा, लोएस्ट, तो लोएस्ट तो ये जो गेन आया था तो पूरा एग्जाम्शन मिल जाएगा 5,00,000, 5,60,673, यही तो लोएस्ट था, क्योंकि न्यू न्यू जो फ्लैट खरीदे उसका दाम तो और ज्यादा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने से जितना गेन था उतना एग्जाम्शन मिल जाएगा, तो इनका टैक्सेबल कैपिटल गेन इनकम नील, ठीक है, टैक्सेबल गेन, टैक्सेबल एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या हो जाएगा जीरो, ओके। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म एसेट्स बेच रहे हो तो आपको इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए, ताकि जितना गेन आया कैलकुलेशन करके उतना का एग्जाम्शन मिल जाएगा, तो टैक्स देना नहीं पड़ेगा। और जिनको टैक्स नहीं आता कैपिटल गेन का तो क्या करेगा, वो तो आप फिर परचेज ही नहीं करेंगे, बस लग गया पूरा, इस पे फिर 20% टैक्स लग जाएगा। अभी थोड़ा रेट कम किए लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देगा ना, तो अल्टीमेटली तो ले ही लेगा ज्यादा टैक्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, कितना नंबर क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 3, ओके। तो ये 3 क्वेश्चन का एक हम वीडियो ये कर रहे हैं, इसके बाद जितना क्वेश्चन है एक और में कर देंगे। एक्चुअली थोड़ा सा मेरा यहाँ पेन